हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आइकॉन साइंस सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को पहले स्टडी करते हैं। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन आपका बोला हुआ है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ गोल्ड स्फीयर ऑफ रेडियस 5 mm एंड अ लीड स्फीयर ऑफ रेडियस 11.5 सेंटीमीटर इज 15 सेंटीमीटर, यानी कि आपको एक गोल्ड का, ठीक है ना, स्फीयर दिया हुआ है और एक लीड का स्फीयर दिया हुआ है, और दोनों का जो है वो आपको क्या दे दिया है, रेडियस दे दिया गया है, और उनके बीच का जो है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी आपको दे दिया है 15 सेंटीमीटर। फिर पूछ रहा है कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का वैल्यू जो है यहाँ पे दे दिया गया है कि इन दोनों जो गेंद है उनके बीच का जो लगने वाला फोर्स है वो है आपका 2.16 इंटू 10⁻⁻4 टाइम, यानी कि फोर्स भी दे दिया गया है। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, यानी कि आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू निकालो, जो कि आप इजीली निकाल सकते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा में कुछ डाटा दिया हुआ है, जैसे कि डेंसिटी ऑफ गोल्ड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपको दे दिया गया है, जो है आपका 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर और 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इस डेंसिटी का यूज करके आपको जो है ना इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ जाना है कि क्वेश्चन पूछा क्या है। क्वेश्चन में आपको पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, तो यानी कि आपको जी का वैल्यू निकालना है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जी का वैल्यू जो है आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आसानी से मिल जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इस लॉ को लिख लेते हैं, क्योंकि हमें अच्छे से ये पता हो जाए कि हमको ये वैल्यू को यूज कैसे करना है। तो हमको पता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो वैल्यू होता है वो होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू है। लेकिन हमें ये एक बात यहाँ पे आसानी से समझ लेना होगा कि यहाँ पे जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m क्या है, मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी है, m2 क्या है, मास ऑफ द सेकंड बॉडी है, और r क्या है, उनके बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। तो अट्रैक्शन फोर्स यहां से आप इजीली निकाल सकते हो। अगर आप यहां से चाहो तो g का वैल्यू भी तो निकाल सकते हो, क्योंकि g इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, f अट्रैक्शन इंटू r, यानी कि f अट्रैक्शन इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी इंटू मास ऑफ द सेकंड बॉडी। अगर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो यहां से डेफिनेटली g का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन g का वैल्यू इसको निकालने के लिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आएगा, क्योंकि आपके पास फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, रेडियस का वैल्यू दिया हुआ, मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है, और उन दोनों का जो है ना, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि उन दोनों का मास नहीं दिया हुआ है। तो आपके पास सबसे जो पहला प्रॉब्लम आ जाता है कि उन दोनों का मास कैलकुलेट करना। तो मास कैलकुलेट करने के लिए आपको अच्छे से पता है कि एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं कि मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। यहाँ पे रो जो है वो डेंसिटी है बॉडी का। तो v जो है हम लोग अच्छे से पता है कि किसी भी सॉलिड स्फीयर के लिए जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि r यानी कि रेडियस किसका है, यहाँ पे ये कोई डिस्टेंस वाला रेडियस नहीं, यहाँ पे ये स्फीयर का रेडियस है, और स्फीयर का रेडियस को हम r1 पकड़ ले रहे हैं, ठीक है ना, पहले वाले के लिए। या फिर आप इसको rg पकड़ लो, ताकि आपको समझ में आए कि ये रेडियस किसका है, गोल्ड का है, ठीक है। कितना, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ गोल्ड, ठीक है, क्योंकि आप गोल्ड के लिए कर रहे हैं और मास भी आप गोल्ड का ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन हो जाता है 4/3 इंटू पाई इंटू, अब यहाँ पे देखिए रेडियस ऑफ गोल्ड आपको दिया हुआ है, रेडियस ऑफ गोल्ड आपको दिया हुआ है 0.5। ये सारी क्या है, आपको गिवन डाटा है। गिवन डाटा क्या है आपके पास कि रेडियस ऑफ गोल्ड दिया हुआ है कितना, 0.5 mm, सॉरी दिस इज 0.5 सेंटीमीटर, क्योंकि याद कीजिए कि इसमें रेडियस कितना दिया हुआ था, आपको 5 mm दिया हुआ था। तो 5 mm को हमने क्या किया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जितनी भी हमारी डाटा दी हुई है ना वो सीजीएस के फॉर्म में दी हुई है, और उसमें से एक वैल्यू जो है आपका मिलीमीटर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हम सारे के सारे डाटा को एक ही फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि अगर आप डाटा को अलग अलग वैल्यू में रखते हैं, अलग अलग यूनिट में रखते हैं, तो कैलकुलेशन आपको पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग को सबसे पहले क्या कर लेना होगा, इसको एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना होगा। तो हमने यहाँ पे सभी को सीजीएस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो हमको यहाँ से रेडियस ऑफ गोल्ड इजिली पता चल गया। अब हमारे पास है रेडियस ऑफ लीड। तो लीड का जो रेडियस है वो आपको दे दिया हुआ है 11.5 सेंटीमीटर। इसमें आपको कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेंटीमीटर के ही फॉर्म में दिया हुआ है। दूसरी तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको, लेकिन ये आर जो है हमने क्या पकड़ा है, डिस्टेंस पकड़ा है, कहां से कहां, सेंटर टू सेंटर, और ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप 15 सेंटीमीटर आसानी से लिख लिए, कोई झमेला नहीं। अब बात करते हैं कि डेंसिटी की। तो डेंसिटी ऑफ गोल्ड जो है वो दिया हुआ है आपका 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वहीं दूसरी तरफ डेंसिटी ऑफ लीड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
यानी कि ये सारी डाटा जो है आपको गिवन है। अब इस डाटा का यूज करके आपको क्या करना है, वहां पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। और हमको अच्छे से पता है कि इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के वैल्यू को निकालने के लिए हमको 3 डाटा की जरूरत है। एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा उनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, और दूसरा क्या बच गया, उन दोनों का मास, यानी कि मास ऑफ गोल्ड और मास ऑफ लीड। तो मास ऑफ गोल्ड और मास ऑफ लीड हमको तो दिया हुआ नहीं था, एग्जाम क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था। तो क्वेश्चंस में अगर मास नहीं दिया हुआ है तो मास निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, फॉर्मूला यूज करना होगा, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो यहां पे हम लोगों ने वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करके मास निकाल लिया किसका, गोल्ड का, और वो आपका आएगा कितना। अब रेडियस का वैल्यू यहां पे पुट कर लीजिए, रेडियस का वैल्यू है 0.5, इसको हम क्यू कर देते हैं, और डेंसिटी दिया हुआ है गोल्ड का और वो है आपका 19.3। तो ये सारा जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन करके आपका आएगा 10.1 ग्राम। तो यानी कि मास ऑफ गोल्ड आप इजीली निकालिए। इसी प्रकार से आप मास ऑफ लीड भी निकाल लेंगे, वो भी आपका सेम आएगा 4/3, मतलब फॉर्मूला सेम होगा 4/3 पाई आर एल क्यूब इनटू रो एल। इस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए रेडियस और डेंसिटी का वैल्यू, तो आपको मिलेगा यहाँ पे रेडियस ऑफ लीड आपको दिया हुआ है और वो है आपका 11, इसका हम क्यूब कर देते हैं, और डेंसिटी दिया हुआ है 11.3। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा जो है यहाँ पे लीड का मिल जाता है मास ऑफ लीड के रूप में कितना, आपका 7.2 इंटू 10⁴ ग्राम। तो देखिए यहाँ पे हमने मास ऑफ गोल्ड और मास ऑफ लीड दोनों का ही निकाल लिया। अब हमारे फॉर्मूला में इसको जस्ट सेट कर देना है और हमारा कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है। तो हम जस्ट यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मूला में सेट करते हैं। एफ अट्रैक्शन का वैल्यू जो है ना, आप अगर क्वेश्चन में देखें तो आपको इजीली दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है, वो है आपका यहाँ पे 2.16 इंटू 10⁻⁻4, 2.16 इंटू 10⁻⁻4, ये एफ अट्रैक्शन का वैल्यू है। और आर यानी कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, वो आपका दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। सपोज कीजिए कि ये जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर क्वेश्चन में दे दिया गया है, अगर ऐसा बोल दिया होता कि डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट बॉडी टू सेकंड बॉडी, या फिर डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज, इस तरीके से क्वेश्चन दे देता, तो फिर वहां पे समस्या आ जाती, क्योंकि रेडियस हमें लेना पड़ जाता, क्योंकि रेडियस से जो वैल्यू हम निकाला है उसको उसमें जोड़ना पड़ जाता, तब जाके हमको क्या होता, पूरा का पूरा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मिलता। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमें यहाँ पे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले डाटा को पुट कर लेते हैं। तो ये हमारा रहा एफ अट्रैक्शन का वैल्यू, यहाँ पे रहा हमारा आर यानी उनके बीच की जो है दूरी, उसका होल स्क्वायर कर दिए, और डिवाइडेड बाई मास ऑफ गोल्ड इंटू मास ऑफ लीड। तो मास ऑफ गोल्ड कितना है, वो है आपका 10.1 ग्राम, मास ऑफ लीड कितना है, वो है आपका 7.2 इंटू 10⁴ ग्राम। तो ये जो है पूरा कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो ये वैल्यू आता है 6.68 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ये सीजीएस फॉर्म में यूनिट है, अगर ऐसा ही फॉर्म में होता तो ये रहता न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू जो है इजीली निकाल लिया। ठीक है, अब आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि a sphere of the same material and same radius are touching each other so that the gravitational force between them is directly proportional to, आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है आर क्यू, सेकेंड ऑप्शन है आर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है आर, और फोर्थ ऑप्शन है r⁴। आपने हमेशा इस तरीके का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन की जगह देखा होगा, जहां पे आपको एक क्वेश्चन दिया रहता है और बहुत सारे ऑप्शन यानी कि 3-4 ऑप्शन दिए रहते हैं, और उसमें से किसी एक को आपको क्या करना होता है, टिक आउट करना पड़ता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब हमको सोल्यूशन नहीं पता होता है तो हम लोग उसको डायरेक्टली टिक आउट कर देते हैं एक कॉमन आइडिया लगाकर। जैसे कि ग्रेविटेशनल लॉ में हमने देखा होगा कि जो डिस्टेंस होता है तो सेंटर टू सेंटर, उसके साथ वो स्क्वायर के फॉर्म में जो है रिलेटेड होता है, बस इतना ही कॉमन आइडिया था। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर देखा और दाग मार दिया, ठीक है ना, टिक आउट करके निकल गए। तो ये जो है ना, यहाँ पे भूल होने की संभावना बनी रहती है। तो क्वेश्चन को बिना समझे और बिना पहले बनाए, यानी कि बिना सोल्यूशन किए, कभी टिक आउट नहीं करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन करते हैं, और सोल्यूशन करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि बताया गया है कि आपके पास 2 स्फीयर है। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक स्फीयर है जिसका मास हमने m लेट किया हुआ है, और हमारे पास एक दूसरा स्फीयर है जिसका बोला हुआ है सेम मास, यानी कि इसका भी मास क्या है, सेम है, वो भी हमने m पकड़ लिया है। और इन दोनों स्फीयर की जो रेडियस है वो भी आपको सेम बोली गई है, यानी कि अगर हम पहले वाले का रेडियस r लेट करते हैं तो दूसरे वाले का रेडियस भी वो r ही है। तो इस प्रकार से इनका सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस हो गया वो r प्लस r, यानी कि 2r के बराबर हो गया। तो ये जो हो गया सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 2r हो गया, और साथ ही साथ चूंकि ये जो बॉडी जो है वो सेम मटेरियल की है, इस कारण से इसका डेंसिटी भी क्या होगा, सेम होगा, यानी कि इनका कॉमन डेंसिटी आप रो को मान लीजिए।
रो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हमें क्या निकालना है, तो फोर्स के साथ रेडियस का एक रिलेशन निकालना है। तो न्यूटन लॉ का हम यूज करेंगे तो हमको पता चलेगा कि F इज इक्वल टू जो होता है वो होता है G m1 इंटू m2। तो यहाँ पे m1 और m2 चूंकि दोनों क्या है, m1 और m2 यहाँ पे दोनों क्या है, एक ही है। इस कारण से यहाँ पे m स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि m1 और m2 क्या है, सेम है। तो m और इंटू m मिलकर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई उनके बीच का जो डिस्टेंस है r स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब जो बात करते हैं कि g को हम यहाँ पे रख लेते हैं, लेकिन हमारे पास समस्या आ जाती है मास की, जो कि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। ठीक है, और मास का वैल्यू निकालने के लिए हमें अच्छे से पता है कि मास इज इक्वल टू जो होता है वो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और आपको पता होगा कि किसी भी सॉलिड स्फीयर के लिए वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और साथ ही साथ वो मल्टीप्लाई कर देंगे उसके डेंसिटी से, तो इस प्रकार हमें क्या मिल जाएगा, उसका मास मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस तरीके से मास को कैलकुलेट कर लिया। अब इस मास का जो वैल्यू हमें मिला उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, दिस इज होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे आर का जो वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है, एक्चुअली समझिए इसको, तो डिस्टेंस यानी यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 2r के बराबर, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये g हो गया, इसके स्क्वायर फॉर्म में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 16/9 इंटू पाई स्क्वायर r⁶ इंटू रो स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर। तो देखिए, अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे g जो है वो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, पाई की जो वैल्यू है वो भी एक कांस्टेंट है, 16/9 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है डेंसिटी का, यानी मटेरियल का जो डेंसिटी है वो भी सेम है, फिक्स है, वो भी चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो बच गया आर के साथ रिलेशन, यानी ये सारे को अगर हम कांस्टेंट रिलेट करते हैं तो रिलेशन बन जाता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब R यहाँ पे क्या है, पावर 6 है, R यहाँ पे पावर कितना है, 2 है। अगर इसको हम कैंसिल कर दे तो यहाँ पे क्या बच जाता है, R का पावर 4 बच जाता है, यानी कि F जो है यहाँ पे प्रोपोर्शनल है R⁴ का। ये रिलेशन निकल के आ जाता है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन कौन सा था, ऐसा ये था, तो यानी कि हम R⁴ लिखेंगे। ठीक है ना, और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, तो अब देखिए यहां पे एक सिंपल सी बात आ गई कि ये R⁴ कहना क्या चाहता है। ये बात ये है कि अगर किसी दो बॉडी को एक दूसरे से कांटेक्ट में रखते हैं, अगर स्पेरिकल बॉडी है उसको कांटेक्ट में रखते हैं, सेम मटेरियल की हो और उनका रेडियस भी सेम हो, तो वैसे में उनके ऊपर जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान होगा वो उनके रेडियस के फोर्थ पावर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से बोला हुआ है कि 2 बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg and 2 kg are placed a separation of 15 centimeter, assuming that the only force acting on the body are their mutual gravitational force, and find the initial acceleration of the 2 bodies। यानी कि आपके पास 2 बॉडीज दे दी गई है, जिसका पहली वाली का मास जो है m1 = 1 kg और दूसरा जो बॉडी है उसका मास m2 = 2 kg। इस तरीके से आपको दोनों बॉडी का मास दे दिया गया, और इनके बीच का जो सेपरेशन है, यानी कि जो सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो आपको 15 सेंटीमीटर दिया। अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर ले तो वो हो जाएगा हमारा 0.5 मीटर। ठीक है, तो हमने इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब जो बोला गया है कि इसके बीच में केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम कर रहा है, इसका मतलब कोई और फोर्स नहीं है जो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, क्योंकि और भी बहुत सारे फोर्स हो सकते हैं जो इसका मोशन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है। ठीक है, या कोई और भी फोर्स हो सकता है। तो हमें उन सारे फोर्स को यहाँ पे नहीं लेना है, यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है और वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इसके सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन के ऊपर एक्ट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से, और वही ग्रेविटेशनल फोर्स का हमको यहाँ बातें करना है। तो देखिए, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स के लगने के कारण इस बॉडी के अंदर क्या होगा, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, दोनों बॉडी के अंदर अपना एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। वो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात, आपको अगर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को आपने पढ़ा होगा तो आपको यह बात अच्छे से पता है कि ये जो लॉ है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को भी वैली करता है। यानी कि अगर पहली बॉडी दूसरी बॉडी पर कोई फोर्स एग्जर्ट कर रही है तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे क्या होगा, कोई ना कोई फोर्स जरूर ही एग्जर्ट करेगी। तो इस तरीका से पहली बॉडी के द्वारा दूसरी बॉडी की तरफ लगाया गया एक फोर्स जो होगा, ठीक है ना, या फिर दूसरी बॉडी से पहली बॉडी की तरफ लगाया गया जो फोर्स होगा, उस फोर्स के कारण इस बॉडी के अंदर डेफिनेटली एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो वो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, तो पहले तो हम ये बात कर देते हैं कि इनके बीच में लगने वाली फोर्स कितनी है। तो फोर्स इज इक्वल टू आपको पता है होता है G m1 m2
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस का होल स्क्वायर। जी की वैल्यू आप सबको पता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू है जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मास की वैल्यू पुट कर लेते हैं। दोनों बॉडी का मास सेपरेट सेपरेट, यानी कि 1 kg और दूसरी वाले का 2 kg, इस तरीके से दिया हुआ है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका 0.5 मीटर, यानी कि 0.5 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो इस प्रकार से इस पे लगने वाले जो फोर्स का मान है, यानी जो वैल्यू है, वो आपका कितना हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस पे लगने वाले जो फोर्स का वैल्यू है वो आपका हो जाएगा 5.3 इंटू 10 टू द पावर -10 न्यूटन। ठीक है, तो ये फोर्स का वैल्यू हो गया आपका 5.3 इंटू 10 टू द पावर -10 न्यूटन। अब हम बात करते हैं कि पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी की तरफ जो है ना, पहली बॉडी का मोशन किधर की तरफ होगा, दूसरी बॉडी की तरफ, और दूसरी बॉडी का मोशन क्या होगा, पहली बॉडी की तरफ, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या करिए, खींच रही है। तो पहली बॉडी के द्वारा जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन को हम ए लेट कर लेते हैं, तो पहली बॉडी के लिए A1, और वो होता है आपका फोर्स डिवाइडेड बाई मास। तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो कितना है, 5.3 इंटू 10 टू द पावर -10, और इसका मास कितना है 1 kg। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, वही, यानी कि 5.3 इंटू 10 टू द पावर -10। ठीक है, वैल्यू वही रहेगा। तो ठीक है, ये पहली बॉडी का एक्सेलरेशन हुआ इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि पहली बॉडी जो है 5.3 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव करेगी। ठीक है, और दूसरी बॉडी जो है उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू F बाई M2, यहां पे M1 था, M2। तो फोर्स का वैल्यू तो चेंज नहीं है, वो तो वही है, 5.3 इंटू 10 टू द पावर -10, लेकिन मास यहां पे कितना है दूसरी बॉडी के लिए 2 kg। इसको डिवाइड करने से ये आपका नियर अबाउट 2.65 के आसपास आएगा। तो दिस इज 2.65 इंटू 10 टू द पावर -10 एक्सेलरेशन है, यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हमने पहली बॉडी का एक्सेलरेशन और दूसरी बॉडी का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। तो इस एक्सेलरेशन के साथ, यानी कि हमारी जो दो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे की तरफ जब कोई फोर्स काम करेगा, यानी यहाँ पे ये फोर्स जो काम करेगा, इस फोर्स के लगने के बाद उन दोनों के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो पहली बॉडी का एक्सेलरेशन जो होगा वो 5.3 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और दूसरी बॉडी का जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो होगा 2.65 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर पर सेकंड होगा। यानी कि इस एक्सेलरेशन के साथ वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इंक्रीज बाय 3 टाइम्स देन द अट्रैक्शन बिटवीन देम विल बी, ऑप्शन आपके पास 4, एक तो रिमेन कांस्टेंट, दूसरा डिक्रीज बाय 63%, थर्ड इंक्रीज बाय 63%, फोर्थ डिक्रीज बाय 89%। ठीक है, तो चलिए इनके बीच में लगने वाले फोर्स को पहले फाइंड कर लेते हैं कि वो फोर्स का वैल्यू कितना है। तो फोर्स इक्वल टू आपको पता है Gm, यानी कि मास ऑफ सन इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, यानी कि उनके बीच का लगने वाला फोर्स ये है। चलिए अब डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं 3 टाइम्स, यानी कि ये डिस्टेंस जो था वो अब 3 टाइम्स हो गया। तो लगने वाला फोर्स जो है F डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, Gms इंटू Me, दैट इज मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 3r का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस आपका r की जगह हो जाएगा 3r। तो ये पूरा कैलकुलेशन हो गया Gms इंटू Me, दिस इज डिवाइडेड बाई 9r स्क्वायर, यानी कि टोटल वैल्यू हो गया Gms इंटू Me डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और 1/9 को आप कॉमन टर्म में ले लीजिए। तो दिस इज 1/9 इंटू ये पूरा कैलकुलेशन वैल्यू जो है आप कितना को लेट की हो, f को लेट की हो। तो आप यहां पे लिख लो दिस इज 1/9 इंटू f। तो f डैश जो है 1/9 ऑफ f आएगा। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि ये आखिर में इंक्रीज या डिक्रीज कितना करेगा। तो इंक्रीज या डिक्रीज पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, उनके बीच का चेंज निकालना होगा। तो पहले जो फोर्स है डेफिनेटली वो क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि डिस्टेंस के बढ़ने से क्या होगा, फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा। तो पहले वाला वैल्यू जो है बड़ा वैल्यू है और बाद वाला वैल्यू जो है छोटा वैल्यू है। तो इनका जो चेंज आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, F माइनस एफ डैश। तो ये वैल्यू जो आपको दिया हुआ है F माइनस, और वैल्यू आपका F डैश का है F/9। तो ये चेंज हो जाएगा आपका 8F/9। ठीक है, तो ये चेंज आ गया आपका 8F/9। अब हमें क्या निकालना है कि परसेंटेज कितना डिक्रीज करेगा या फिर इंक्रीज करेगा। तो हमको परसेंटेज निकालने के लिए इसका क्या करना होगा, ये जो चेंज आया है दैट चेंज इन फोर्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फोर्स मल्टीप्लाई विथ 100। तो हमारा क्या होगा, परसेंटेज चेंज निकल जाएगा। दिस इज इक्वल टू 8/9 इंटू 100। ठीक है,
जो आपका हो जाएगा 89% के बराबर। और ये फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि डिस्टेंस के बढ़ने से क्या होता है, फोर्स डिक्रीज करता है। तो यानी कि आप जब फोर्स आर डिस्टेंस पे निकाले थे और जब वही फोर्स को आप 3 डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, तो फोर्स क्या कर रहा है, 89 टाइम्स जो है, सॉरी 89% जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। तो आप आंसर आपका ये कह सकते हैं कि दिस इज डिक्रीज बाई 89%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 पार्टिकल ऑफ मासेस m, 2m, 3m and 4m are placed at the 4 corners of a square of side A. Find the gravitational force on a particle of mass m placed at the center of the square. यानी कि आपके पास एक स्क्वायर है, कि आपके पास क्या है, एक स्क्वायर है जिसका जो है 4 साइड्स जो है, इक्वल 4 साइड्स का लेंथ जो है a दिया हुआ है। ठीक है, और BD और AC उसका 2 डायगोनल है जो एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करता है, और यही जो है इस स्क्वायर का सेंटर भी है। तो इस सेंटर पर एक m मास रखा हुआ है। तो इस m मास के कारण इन चारों जो पार्टिकल्स रखा हुआ है, इस चारों पार्टिकल्स के मासेस के कारण इस सेंटर पर रखे हुए मास के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होगा, उस फोर्स को हमें फाइंड करना है। ये तो आपको पता है कि एक स्क्वायर का ये डायगोनल होता है, ठीक है, और स्क्वायर का जो साइड होता है वो इक्वल होता है। तो पाइथागोरस का अगर हम थ्योरम को यूज करते हैं तो यहां से इस डायगोनल यानी कि हाइपोटेनस, ये एक अगर राइट एंगल आप समझें तो यहां से ये हाइपोटेनस यानी कि बीडी की वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगी। और वो कितनी हो जाएगी, इस बीडी की वैल्यू आप निकालिएगा तो ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर दैट मींस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि हो जाएगा √2a। ठीक है, ये आपकी बीडी की वैल्यू हो गई। तो इसका हाफ जो है डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यानी कि आप OA बोलिए या फिर OB बोलिए या फिर OC बोलिए या फिर OD बोलिए, ये सारा का सारा जो डिस्टेंस है वो BD/2 हो जाएगा, यानी कि √2a डिवाइडेड बाई 2। इसको √2 से हम रेशनलाइज कर लेंगे। तो √2 से रेशनलाइज करने के बाद ये वैल्यू हो जाएगा a/√2। ठीक है, तो ये हमको डिस्टेंस पता चल गया कि हाँ, सेंटर से लेकर कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस होता है वो a/√2 होता है। ठीक है, अब हम इनके बीच में लगने वाले फोर्स को फाइंड करते हैं। तो पहला फोर्स को हमने लेट कर लिया F1, जो होगा G(m1 × m2), यानी दोनों का मासेस यहाँ पे सेम है, इसलिए m × m डिवाइडेड बाई r², इनके बीच का डिस्टेंस का होल स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस है आपका a/√2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके आएगा Gm² डिवाइडेड बाई a²/2, यानी कि हो गया Gm², ये ऊपर चला गया 2, तो 2Gm²/a²। और इसकी डायरेक्शन किधर में होगी, तो अलोंग OA, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग OA। ठीक इसी तरीका से हम OB डिस्टेंस के लिए इन दोनों मासेस के बीच में लगने वाले फोर्स को फाइंड कर सकते हैं, और वो हो जाएगा आपका F2 Gm × 2m डिवाइडेड बाई a/√2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा 2Gm² डिवाइडेड बाई a²/2, यानी कि 4Gm²/a², और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग OB। सिमिलरली F3, ये F2 निकल गया, सिमिलरली F3, और इसकी डायरेक्शन आप वैसे भी समझ सकते हैं कि ये मासेस जो है ना, ये सेंटर पर रखी हुई मास से क्या है, ज्यादा है। तो जिसकी मास ज्यादा है वो डेफिनेटली दूसरे अपने से कम मास वाले को अपनी तरफ ही खींचेगी। तो इस कारण से इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, बड़े मास की तरफ। तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है, अगर मान लीजिए वो F3 आप पकड़ ले रहे हैं, तो F3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, G(m × 3m डिवाइडेड बाई a/√2 का होल स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन करके आपका आएगा 3m², मतलब 3Gm² डिवाइडेड बाई a²/2, यानी कि पूरा कैलकुलेशन हो गया 6Gm² डिवाइडेड बाई a², और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग OC। ठीक है, सिमिलरली F4 फाइंड करेंगे, वो हो जाएगा Gm × 4m, क्योंकि यहां पे रखा हुआ मास कितना है, 4m है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस वही है, a/√2 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 8Gm²/a², और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग OD। तो इस तरीके से आपने चारों पर लगने वाले फोर्स को जो है ना फाइंड कर लिया है, F1, F2, F3 एंड F4।
ठीक है। अगर ध्यान से देखें तो F1 फोर्स और F3 फोर्स दोनों एक ही लाइन पे एक्ट कर रहे हैं और इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो इनका रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, F डैश इज इक्वल टू दोनों का रिजल्टेंट सब्सट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि F1 माइनस F3। तो चूंकि फोर्स ये बड़ा है इसलिए F3 माइनस F1 हो जाएगा। तो F3 की वैल्यू आपको तो यहां पे आपने निकाली थी और वो वैल्यू आपका था 6gm स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 6gm स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और F1 की वैल्यू थी आपके पास 2gm स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो रिजल्टेंट हो गया आपका 4gm स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यानी इस लाइन के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा है वो कितना है, 4gm स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्लियर है। अब इसके बाद ठीक इसी तरीके से इस लाइन पे जो है दो फोर्सेस काम कर रही है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनका बीच में लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, F डबल डैश, और वो हो जाएगा आपका F4 माइनस F2। और वो आपका वैल्यू F4 का वैल्यू जो है आपने कैलकुलेट किया है और वो है 8gm स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। और F2 का वैल्यू आपने वहां निकाल के रखा हुआ है, दैट इज 4gm स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन आपका कितना आ जाता है, 4gm स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यानी कि आपने एक चीज को क्लियरली देख लिया कि जो लगने वाला जो फोर्स है उनका रिजल्टेंट फोर्स दोनों ही इक्वल आता है। यानी कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स यहां आपको मिल रहा है इसको हम बड़ा वाला मार्किंग करके रख रहे हैं ताकि ये रिजल्टेंट को आपको इजीली बता दें। ये F डैश था और इधर में ठीक एक अलग रिजल्टेंट जो कि एकदम इक्वल मैग्नीट्यूड में है, F डबल डैश, वो इधर में काम कर रहा है। ठीक है। तो दो फोर्सेस जो है इस तरीके से एक दूसरे से राइट एंगल बनाकर, ठीक है ना, एक दूसरे से राइट एंगल बनाकर, ठीक है ना, लाइज कर रही है। तो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा के हिसाब से अगर हम इसको रिजल्टेंट निकालते हैं तो हमको कैसे मिलेगा, रिजल्टेंट फोर्स हमको मिलेगा यहां से, बताइए ना, F डैश स्क्वायर प्लस F डबल डैश होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस F डैश F डबल डैश cos थीटा। ट्रायंगल लॉ में यूज किया होगा, वेक्टर जब एडिशन करते हैं तो ट्रायंगल लॉ में आपने ये फॉर्मूला यूज किया होगा। ठीक है। उसी फॉर्मूले में हम इसको सेट करते हैं। हमें यहां पता है कि F1 की वैल्यू जो है F2 के F डैश की जो वैल्यू है वो F डबल डैश के वैल्यू के इक्वल है। तो इस कारण से हमें यहां पता है कि F डैश की जो वैल्यू है वो F डबल डैश की वैल्यू के क्या है, इक्वल है। और वहीं इक्वेशन में अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या है, cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, जीरो, यानी कि ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो जो इक्वेशन बच गया वो क्या हो गया, F डैश स्क्वायर प्लस F डबल डैश स्क्वायर का अंडर रूट। क्योंकि F1 का वैल्यू जो F डैश का जो वैल्यू है वो F डबल डैश के वैल्यू के क्या है, इक्वल है। तो वहां से हम ये लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा ट्वाइस F डैश स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि टोटल वैल्यू हो गया √2 इंटू F डैश। अब आपको ये भी पता है कि √2 इंटू F डैश का तो वैल्यू आप पहले से निकाल के बैठे हो और वो है आपका 4gm स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। यानी कि पूरा कैलकुलेशन करके आपका क्या वैल्यू आ गया, 4√2gm स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ये हो गया आपका टोटल रिजल्टेंट जो इस सेंटर पे काम कर रहा है इस 4 मासेस के